हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक का नाम है संस्कृति की संगठन या संस्कृति का एकीकरण या इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर। संस्कृति के अंतर्गत अनेक खंड, इकाइयों या तत्व होते हैं, परंतु इन इकाइयों या तत्वों को मनमाने ढंग से इकट्ठा कर देने या जोड़ देने या मिला देने से ही किसी समाज की संस्कृति बनी जाती है। यहाँ तक कि इन इकाइयों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक करके स्टडी करने पर संस्कृति के संबंध में कोई यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि ये सब इकाइयाँ आकस्मिक या अव्यवस्थित नहीं होती है। संस्कृति के इन खंडों या इकाइयों में एक पारस्परिक संबंध तथा अंतर्निर्भरता होती है, जिसके कारण संस्कृति में एक प्रकार का संतुलन पाया जाता है, मीन्स बैलेंस पाया जाता है। इस बैलेंस का मीनिंग यह है कि संस्कृति के विभिन्न इकाइयाँ अलग अलग कार्य नहीं करती, अभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की एक प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। साथ ही ये सांस्कृतिक तत्व एक संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे के अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। सांस्कृतिक इकाइयों या तत्वों की अगर बात करें तो इसी व्यवस्थित संबद्धता को संस्कृति का संगठन या संस्कृति का एकीकरण या इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर कहते हैं। ये जो संगठन है कैसे संभव होता है और किस भांति बना रहता है, तो इसकी चर्चा विभिन्न संप्रदायों विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीक़ों से की गई है। इनमें प्रक्रियात्मक, संरूपणात्मक तथा लयात्मक दृष्टिकोण यानी अप्रोचेस उल्लेखनीय हैं, जो इस प्रकार है। पहला जो इसका जो अप्रोच है उसकी बात करें तो उसे कहते हैं प्रकार्यवाद या प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण यानी फंक्शनलिज्म और फंक्शनल अप्रोच। तो ये क्या है? मानव की आवश्यकताएँ अनेक हैं, उनके जो नीड्स है, ह्यूमन नीड्स है, वो बहुत है। जैसे अगर हम बात करें तो आर्थिक आवश्यकताएँ, सामाजिक आवश्यकताएँ तथा मानसिक आवश्यकताएँ। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव धर्म, भाषा, कला, प्रविधि, साहित्य तथा अन्य भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का जिनके संपूर्ण योग या समग्रता को हम संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं, सहारा होता है या लेता है। अगर हम ध्यानपूर्वक या जानने का प्रयत्न करें कि इन सब चीज़ों का अर्थात संस्कृति की विभिन्न इकाइयों का उद्भव क्यों हुआ, तो हमें स्पष्टता ज्ञात होगा कि इनमें से प्रत्येक इकाई की जड़ मानव की कोई न कोई आवश्यकता ही है, उनकी नीड्स है, जिसके कारण संस्कृतियों का उद्भव हुआ है। मानव अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा, धर्म, कला आदि की सहायता लेता है, जो भी हमारा इकोनॉमिकल जो नीड्स है उसे फुलफ़िल करने के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए, रिलीजन चाहिए, आर्ट चाहिए, जिसकी हम हेल्प लेते हैं। अतः स्पष्ट है संस्कृति की इकाई का किसी न किसी रूप में कोई न कोई कार्य अवश्य होता है, मीन्स फंक्शन होता है किसी न किसी रूप में। अगर एक मोमबत्ती भी है तो उसका भी सांस्कृतिक ढांचे में या मानव की संपूर्ण जीवन विधि में कोई न कोई कार्य होगा ही। यह मोमबत्ती रोशनी देने का काम करती है। यही मोमबत्ती धार्मिक जीवन का प्रतीक हो सकती है या किसी कंपनी का व्यापार चिन्ह भी हो सकती है। मीन्स एक मोमबत्ती का एग्जाम्पल लिया है। मोमबत्ती हमें लाइट देने का भी काम करती है और अगर हमें पूजा पाठ में भी इसकी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये धार्मिक जीवन का प्रतीक है और एक कंपनी का बिजनेस भी हो सकता है। किसी भी संस्कृति में इस मोमबत्ती के समस्त कार्यों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस मोमबत्ती का संस्कृति की सभी इकाइयों या पक्षों से जो प्रक्रियात्मक संबंध यानी फंक्शनल रिलेशन है उसे ढूंढ निकालें। अतः स्पष्ट है कि संस्कृति के विभिन्न इकाइयों का पृथक पृथक अस्तित्व ना तो होता है और ना ही होना संभव है। मेलिनोव्स्की की बात करें तो उनका कहना है कि संस्कृति मानव की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं द्वारा जनित मानव का आविष्कार है। मानव का शारीरिक मानसिक अस्तित्व जिन साधनों से बना होता है उन साधनों की समग्रता को ही संस्कृति कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मेलिनोव्स्की। नेक्स्ट जो अप्रोच है
संरूपणात्मक दृष्टिकोण यानी कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच। तो कुछ विद्वान ने संस्कृति को एक संरूपण यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के रूप में देखा है। जैसे राल्फ लिंटन की बात करें तो उनके अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का एक संरूपण है और उन व्यवहारों का फल है जिनके तत्व एक विशेष समुदाय के सदस्यों में पाए जाते हैं तथा उनके द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। संस्कृति के ये तत्व आपस में इस प्रकार संगठित होते हैं कि ये सब तत्व एक साथ मिलकर एक समाज की संस्कृति को एक विशिष्ट रूप या स्वरूप प्रदान करते हैं। अगर रूथ फेल्टन बेनेडिक्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूथ फेल्टन बेनेडिक्ट, एक संस्कृति में संगठन यानी इंटीग्रेशन, इसकी अंतःवस्तु यानी कंटेंट जो होती है विभिन्न खंडों का एक स्थायी या अर्ध स्थायी रूप से या डिज़ाइन में व्यवस्थित हो जाने पर उत्पन्न होता है। रूथ फेल्टन बेनेडिक्ट के अनुसार प्रत्येक संस्कृति में कुछ महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट जो होते हैं बड़े खंड यानी सेगमेंट होते हैं। इन खंडों में भी छोटे छोटे उपखंड होते हैं। ये उपखंड एक विशिष्ट ढंग या स्टाइल से परस्पर संयुक्त होकर या मिलकर एक बड़े खंड को एक विशिष्ट रूप या डिज़ाइन प्रदान करते हैं और इन बड़े खंडों के ये विशिष्ट रूप या डिज़ाइन परस्पर मिलकर संपूर्ण संस्कृति को निर्धारित करते हैं। इसी संस्कृति की संबद्ध स्थिति या संरूपण या कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका अप्रोच है, लयात्मक दृष्टिकोण या सांस्कृतिक लय यानी कि थीमेटिक अप्रोच और कल्चर थीम। संस्कृति के संगठन को समझाने के लिए प्रक्रियात्मक तथा संरूपणात्मक दृष्टिकोणों यानी अप्रोचेस जो है के अंतर्गत एक और दृष्टिकोण लयात्मक दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण संरूपणात्मक दृष्टिकोण को यथार्थ मानने से इनकार करते हैं, एग्जैक्ट मानने से उसे इनकार करता है और सांस्कृतिक लय की आवश्यकता अवधारणा की विकसित करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सांस्कृतिक लय में ही सांस्कृतिक संगठन का वास्तविक रहस्य छिपा हुआ है। या दृष्टिकोण रूथ फेल्टन बेनेडिक्ट का कल्चर के विचारों की आलोचना से आरंभ होता है। रूथ फेल्टन बेनेडिक्ट जो उन्होंने कल्चर को जो डिफाइन किया गया है उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है। जैसे मॉरिस ऑपलर की बात करें तो उनके अनुसार रूथ फेल्टन बेनेडिक्ट की व्याख्या में अनेक कमियां हैं जिन्हें उचित ढंग से कभी भी नहीं समझाया गया है। ये मॉरिस ऑपलर का कहना था। रूथ फेल्टन बेनेडिक्ट जिन्होंने कल्चर को यानी संस्कृति को डिफाइन किया, उसे डिफिनेशन जो दिया उन्होंने, इनके मतानुसार अगर हम बेनेडिक्ट की बात करें तो उनके सिद्धांतों को अपनाएं तो हम पाएंगे कि उस दृष्टिकोण से अधिकतर संस्कृति असंगठित है, क्योंकि बेनेडिक्ट ने सांस्कृतिक संगठन के केवल दो संभावित आधारों या आत्माओं जैसे अपोलियन और डायनिशियन का एग्जाम्पल दिया है। यह सांस्कृतिक संगठन की अति संकुचित व्याख्या है, क्योंकि संस्कृति के विभिन्न पक्षों या भागों का संगठन केवल इन दो आधारों पर ही नहीं अन्य अनेक आधारों पर भी हो सकता है और होता भी है। इसलिए संस्कृतियों के विश्लेषण, निरूपण तथा तुलना में यदि प्रोफेसर बेनेडिक्ट की अवधारणा को हम उपयोगी तथा व्यवहारिक बनाना चाहते हैं तो इसे और भी विस्तृत रूप में प्रयोग करना होगा। प्रोफेसर बेनेडिक्ट के सिद्धांत जो भी दिए हुए, थ्योरी जो भी दी है, उसकी कमी को दूर करने के लिए ऑपलर ने अपने सांस्कृतिक लय यानी कल्चर थीम के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है कि सांस्कृतिक संगठन के प्रेरक कारण केवल दो ही नहीं बल्कि अनेक हो सकते हैं जो विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग होते हैं। प्रत्येक संस्कृति में मनुष्य के व्यवहार में कुछ न कुछ विशेषता होती है और उसका कारण संस्कृति में पाए जाने वाले लय होते हैं। लय वे सामान्य प्रेरणाएं, जनरल मोटिवेशंस हैं जिनके कारण एक समाज के सदस्यों में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट व्यवहार पाए जाते हैं। श्री ऑपलर के शब्दों में कहा जाए तो लय कहा हुआ या माना हुआ एक व स्वयं सिद्ध सिद्धांत या स्थिति है जो प्राय व्यवहार को नियंत्रित यानी कंट्रोल करती है या क्रिया को प्रेरणा प्रदान करती है और जो एक समाज में आपस से आप माने हो या खुलेआम विकसित की गई हो। सांस्कृतिक लय कोई विशेष टाइप नहीं है, जैसा कि बेनेडिक्ट के सिद्धांत से पता चलता है। इसकी अभिव्यक्ति ऑपलर के अनुसार प्रत्येक संस्कृति में अलग होती है।
क्योंकि लय व्यवहार करने के वे सामान्य तरीके हैं जो एक समाज में फैले होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक समाज में फैले हुए व्यवहार करने के तरीकों में अंतर्निहित प्रेरक कारण या बहाव या धारा को संस्कृति की लय कहते हैं। सांस्कृतिक लय एक उत्तम एग्जाम्पल है। ओपलर ने छिरिका व अपाची संस्कृति का प्रस्तुत किया है कि ये छिरिका व अपाची संस्कृति क्या है। इस संस्कृति का एक लय इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पुरुष स्त्रियों की तुलना में शारीरिक, मानसिक और नैतिक सभी विषयों में अधिक श्रेष्ठ होते हैं। महिलाओं से पुरुष हर चीज़ में, जैसे अगर फिजिकली बात करें, मेंटली बात करें, मोरल बात करें, इन सब चीज़ों में वो महिलाओं से अधिक श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा ओपलर का कहना है। इस लय की उपस्थिति छिरिका व लोगों के अधिकांश व्यवहारों में देखी जा सकती है। माँ के गर्भ का बच्चा अगर अधिक है तो वहाँ के लोग या भविष्यवाणी करते हैं कि गर्भ का वह बच्चा लड़का होगा। इसी प्रकार वहाँ स्त्रियों के लिए यह कहा जाता है कि वे उत्तेजित जल्द हो जाती हैं और उनके मन में कोई स्थिरता नहीं होती है। इस कारण वे ऐसी बातें कह सकती हैं या ऐसे काम कर सकती हैं जिनसे पारिवारिक कलह उत्पन्न हो, यानी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। ये ऐसा इनका ऊपर का कहना है। छिरिका सोसाइटी में उन्होंने रिसर्च किया तो ये सब चीज़ें उन्हें देखने को मिला। इस सोसाइटी में उनकी इच्छा शक्ति भी पुरुषों की अपेक्षा कम होती है और उनमें काम वासना भी अधिक होती है। इस संबंध में यह स्मरण रहे कि उपरोक्त निर्णय या मत केवल पुरुषों का नहीं है बल्कि स्त्रियां भी उसे स्वीकार करती हैं और इसी प्रकार का व्यवहार भी करती हैं। छिरिका व लोगों के सामाजिक व राजनीतिक जीवन में भी उपरोक्त सांस्कृतिक लय की छाप सुस्पष्ट है। सभी जनजातीय नेता पुरुष हैं और सभी प्रमुख पदों पर पुरुष ही नियुक्त हैं। रास्ता चलते समय पुरुष स्त्रियों से आगे चलते हैं। भोज यानी फेस्ट के अवसर पर पुरुषों के लिए विशेष स्थान की व्यवस्था की जाती है, जबकि स्त्रियां जहां कहीं भी जगह मिलती है वहीं बैठ कर भोजन कर लेती है। अगर घर पर अतिथि यानी गेस्ट आ जाते हैं तो पुरुष अतिथि का प्रत्येक विषय में अधिक ध्यान रखा जाता है। धार्मिक कृत्यों से स्त्रियों को सावधानी से दूर रखा जाता है। इतना ही नहीं, मनोरंजन का क्षेत्र भी उपरोक्त सांस्कृतिक लय के प्रभावों से अप्रभावित नहीं है। इसलिए सामाजिक उत्सवों में नाच या गीत नहीं गा सकते। उन्हें अन्य सामूहिक खेलों से भी या डर दिखाकर दूर रखा जाता है कि उनमें सम्मिलित होने पर वे अंधे हो जाएंगे। अतः स्पष्ट है कि छिरिका व लोगों में यह सांस्कृतिक लय की शारीरिक, मानसिक और नैतिक सभी विषयों में पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ है। उनकी संस्कृति के विभिन्न पक्षों में संगठन है। ओपलर ने यह भी कहा कि यद्यपि कुछ संस्कृतियों में केवल एक ही लय संपूर्ण संस्कृति को नियंत्रित करती है, फिर भी इसे अपवाद एक्सेप्शन ही समझना चाहिए, ना कि नियम। नियम तो यह है कि प्रत्येक या अधिकतर संस्कृतियों में से एकाधिक या अनेक लय देखने को मिलते हैं। इन सांस्कृतिक लयों के संतुलन और अंतःक्रिया से भी श्री ओपलर के अनुसार संस्कृति में संगठन यानी इंटीग्रेशन उत्पन्न होता है। तो गाइस, ये संस्कृति की संगठन या संस्कृति की एकीकरण टॉपिक पे डिस्कस था। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो मिनी टॉपिक के साथ। जय हिंद।